हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन में और एक बहुत अच्छा चीज़ पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब ये ग्लास स्लैब से जो रिफ्रैक्शन होता है ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से मतलब क्लास 8 से आप पढ़े हुए हो और उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है उसको आपने पहले समझा था। लेकिन मुझे पता है ये इन 2 सालों में आपका थोड़ा तो दिमाग से निकल ही गया होगा, तो हम आज उसको पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और बेसिक लेवल से उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लास स्लैब में जब लाइट पास होता है तो उसमें कैसे रिफ्रैक्शन कैसे होता है या फिर लाइट बेंड कैसे हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज क्या है, जो ग्लास स्लैब होता है ना, हमें पहले ये समझना जरूरी है कि जो ग्लास स्लैब है उसमें से लाइट पास कैसे करता है। तो उसके लिए मैं आपका 1 मिनट लूंगा क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। मान लीजिए ये आपका ग्लास स्लैब है और ये आपका रखा गया है, और ग्लास स्लैब में कैसा होता है क्या होता है हम तो 2D में डायग्राम बना के देखते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा अच्छे से हमें कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता या फिर जो हम समझते हैं वो थोड़ा गलत होता है। तो हम थोड़ा 3 डायमेंशन में देखेंगे और उसको समझेंगे। मान लीजिए इधर एक मतलब इसके पीछे, मान लीजिए ये आपका ग्लास स्लैब है, इसके पीछे अगर मैं रख दूं ऐसे, तो यहां पे आपको कैसे लाइट देखने को मिलेगा। हम ग्लास स्लैब में वही करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए ये आपका ग्लास स्लैब है, ठीक है, इसका एक थिकनेस होगा। जो थिकनेस हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हम 2 डायमेंशन में कर रहे हैं और थिकनेस हम 2 डायमेंशन में दिखा नहीं सकते। तो वही थिकनेस क्या होता है, वो जो विड्थ होता है उसका, ये उसी के दौरान उसी के साइड से हम ऐसे देखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये हमारा ग्लास स्लैब है और यहां से हमने यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा, और जाहिर सी बात है अगर हम वहां पे ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो लाइट तो इसके ऊपर गिरेगा। अब लाइट हो सकता है इधर, अगर लाइट का सोर्स हो तो लाइट हो सकता है ऐसे गिरे ऐसे गिरे ऐसे गिरे, उसका तो कोई हमारे पास रास्ता मतलब बहुत सारे रास्ते हैं लाइट गिरने का, लेकिन हम एक पाथ चूज करते हैं जो एक एंगल बनाता है, सब एंगल बनाता है अपने प्लेन सरफेस से। हम ऐसा लाइट क्यों चुनते हैं सर? तो आप ऐसा भी चुन सकते हो, ये भी चुन सकते हो, लेकिन परपेंडिकुलर चूज मत करना, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर चूज करेंगे तो लाइट सीधा सीधी पार हो जाएगा और हमें देखने में वो चीज नहीं आएगी जो हम देखना चाहते हैं। तो हमारा आई मतलब साइड जो होगा, मतलब देखना यहां से हम देखेंगे, मतलब ऐसे देखेंगे, ऐसे सीधा नहीं देखेंगे। अगर सीधा देखते हैं तो लाइट क्या हो जाएगा, सीधा पास कर जाएगा और आपको वही दिखेगा जो आपको देखना आप चाहते हो। मतलब यहां से आप देखोगे जब, तो आप इधर से थोड़ा टिल्ट होके देखोगे, ना कि पूरा सीधा। परपेंडिकुलर देखोगे तो नहीं समझ आएगा और आपको लगेगा कि कोई रिफ्रैक्शन हो नहीं रहा है। तो मान लीजिए लाइट हमारा ये है और इसको हम इंसिडेंट लाइट बोल देते हैं, ठीक है, और ये इधर नॉर्मल पे गिरा। मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल। अब यहाँ तो एयर है, क्योंकि हम पानी के अंदर तो ग्लास स्लैब रखेंगे नहीं ना, हम तो बाहर से रख रहे हैं ग्लास स्लैब, और एयर है तो एयर हो गया, ये हो गया हमारा ग्लास, और ये हो जाएगा हमारा फिर से एयर। अब देखिए ये रेयर है एज कंपेयर टू ग्लास, मतलब रेयर टू डेंसर जब जाएगा, हमने क्या पढ़ा था बाय लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, कि जब रेयर से डेंसर जाता है लाइट तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है। तो मान लीजिए ये बेंड होके ऐसे बेंड किया इतना, मान लीजिए ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हिट किया, अब यहाँ पे एक नॉर्मल बना। अब बात क्या आती है कि अब देखिए ये ग्लास से एयर में फिर से लाइट ट्रैवल करेगा, फिर से जब लाइट ट्रैवल करेगा वो हमें पता है जब डेंसर टू रेयर जाता है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। हाँ सॉरी बच्चों, थोड़ा कॉल आ गया था। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे कि यहां से जब डेंसर टू रेयर जाएगा तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा। मान लीजिए ये हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब ये मान लीजिए इसको हम नाम दे देते हैं नॉर्मल 1 और इसको नाम दे देते हैं नॉर्मल 2। अब ये जो रे इधर से आया इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे। और ये जो चीज आया मतलब जो ग्लास स्लैब के अंदर जो रे है उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे। और जो बाहर ग्लास स्लैब से जो बाहर आया उस रे को बोला जाता है हमारा इमर्जेंट रे,
इमर्जेंट का मतलब जो रे बाहर आ रहा है। अब यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम इसको इसी पाथ को ट्रेस करते हैं, किस पाथ को, जो इंसिडेंट लाइट का जो पाथ है उसको अगर हम ट्रेस करते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, ये पाथ मिला। एक्चुअली अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो रे ऑफ जो लाइट है वो सीधा जाता, लेकिन एज बिकॉज बीच में ये ग्लास स्लैब आ गया तो यहां पे क्या हुआ, ये लाइट अपने पाथ से डेविएट कर गया। अब वो जो जितना डेविएट किया है, इतना मान लीजिए डेविएट किया है, उसको हम नाम दे देते हैं x, और ये x जो है ये हमें क्या बोलते हैं, इसे लैटरल शिफ्ट, या फिर इसको नाम और भी दिया जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब एक रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जब रिफ्रैक्शन होता है तब वो जो उसके रास्ते में जो शिफ्ट हुआ, मतलब ये पहले इस तरह अगर ये नहीं होता, ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये इसी रास्ते से जाता। अब एज बिकॉज ये ग्लास स्लैब है तो ये इस रास्ते से जा रहा है, तो एज बिकॉज ये इस रास्ते से जा रहा है, वो जो शिफ्ट हुआ उसे हम बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब ये जो लैटरल शिफ्ट है ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता होगा, मतलब ये इतना शिफ्ट किया या फिर और शिफ्ट करेगा या फिर कम शिफ्ट करेगा, ये किस किस चीजों पे डिपेंड करता है उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो बच्चों अभी हम देखेंगे कि जो लैटरल शिफ्ट है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला चीज तो ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ द मीडियम, मतलब ये जो ग्लास है इस ग्लास का कितना थिकनेस है वो उसी पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, देखिए जितना ज्यादा थिकनेस होगा वो उतना ज्यादा ही डिस्प्लेस होगा अपने रास्ते से। मतलब अगर मान लीजिए इतना है तो इतने डिस्प्लेसमेंट, इतना थिक ग्लास स्लैब में मान लीजिए इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब अगर मैं इतना मोटा ग्लास स्लैब ले आऊं तो उसमें जाहिर से बात है डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। तो पहला चीज क्या है, डिपेंडेंस ऑन द थिकनेस ऑफ, डिपेंडेंस ऑन थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। और इसमें क्या होता है, जितना मोर द थिकनेस मोर इज द डिस्प्लेसमेंट या फिर मोर इज द लैटरल शिफ्ट, ये होता है। अब देखिए दूसरा ये किस पे डिपेंड करता है, दूसरा ये डिपेंड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कौन से एंगल पे इंसिडेंट कर रहा है। दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए अगर मैं यहां पे जो बोला कि नॉर्मली हम 90 डिग्री पे हम नहीं देखेंगे ताकि हमारा जो शिफ्ट हमें पता नहीं चल पाएगा। क्यों, मतलब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है तो उतना ज्यादा शिफ्ट होता है, मतलब पता चलता है कि हाँ क्लियरली कि हाँ इतना शिफ्ट हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ पे 90 डिग्री पे आप देख रहे हो तो यहाँ पे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, मतलब शिफ्ट होगा ही नहीं। तो जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा जो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट या फिर जो लैटरल शिफ्ट होता है वो बढ़ता जाएगा। तो मोर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मोर द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मोर इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहां पे और एक तीसरा चीज आता है, उसके लिए मुझे ये थोड़ा मिटाना होगा, ये हम मिटा देते हैं। जो तीसरा चीज है वो क्या है, डिपेंडेंस ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डिपेंडेंस ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पे कैसे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब जितना ज्यादा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा आपका लैटरल शिफ्ट होगा। तो मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर इज द डिस्प्लेसमेंट या फिर लैटरल शिफ्ट। ठीक है, इन फैक्टर्स पे जो लैटरल शिफ्ट होता है या मतलब एक्स का जो
विड्थ होता है वो हमें इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। होपफुली आपको ये रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद और एक छोटा सा टॉपिक है, उसको थोड़ा समझते हैं, मतलब मल्टीपल इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं। अगर हम एक मोटा सा ग्लास प्लेट ले लें तो वो थोड़ा समझेंगे, उसके बाद ये वीडियो को एंड करेंगे। मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूं ताकि आपको बोर ना लगे और आप आराम से इजीली इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों अभी हम क्या देखेंगे, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म्ड बाय थिक मिरर। मान लीजिए हमारे पास, हम जो पहले जो मिरर यूज करते थे वो क्या होता था, वो बहुत पतला होता था, या फिर हम ये ऐसे मानते थे कि वो बहुत पतला है, हम ये थ्योरेटिकली मानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास थोड़ा थिक या मोटा वाला ग्लास या फिर मोटा वाला मिरर आ जाए तो कैसा होगा। मान लीजिए हमारे पास जो मिरर आया वो कुछ इतना थिकनेस का हुआ और यहां पे ये वाला आपका सिल्वर लाइनिंग है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इधर इस पॉइंट पे एक पेन या फिर पिन कुछ भी हो रख लिया और इसको नाम दे, इस पॉइंट पे ए है, ये पॉइंट ए है। अब इस पे जब लाइट गिरा इधर से तो लाइट इस डायरेक्शन में ऐसे गिरा इसके ऊपर। अब अगर लाइट इस डायरेक्शन में गिरा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मीडियम से एक मीडियम से दूसरे मीडियम आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, मतलब रेयर टू डेंसर आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द नॉर्मल। मैं यहाँ पे नॉर्मल इसलिए नहीं बना रहा हूँ ताकि आपको जो डायग्राम है वो थोड़ा नहीं तो डिस्टर्बिंग बन जाएगा। अब फिर से यहाँ पे एज वेल इसके पे तो बाहर नहीं जा सकता, अब बाहर नहीं जाएगा तो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे गया। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर यहाँ पे डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो ये क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया ऐसे। अब मान लीजिए यहां पे एक या फिर ऐसा कुछ हो, एक लाइट रे तो बाहर चला गया, लेकिन कुछ लाइट रे ये भी तो हो सकता है अंदर ही फिर से रिफ्रैक्ट कर जाए। तो मान लीजिए यहां से फिर से रिफ्रैक्ट कर गया और यहां गया और फिर से अभी फिर से यहां पे और फिर से यहां पे हिट गया तो ये हुआ। अब अगर मैं इधर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूं और ये जो सारे इमेजेस हैं इसको बैक मतलब पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूं तो यहां पे मुझे 3 चीजें मिलेंगी, मतलब A1, A2 और A3 3 इमेजेस मिलेंगे। और ये क्यों होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, क्योंकि एक लाइट बीम तो नहीं आता ना, करोड़ों मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ लाइट बीम आते हैं, तो हो सकता है कुछ राइट ले बाहर निकल जाए और कुछ अंदर रह जाए, तो उसी की वजह से क्या होता है, हमें मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे हम देखेंगे। तो हालांकि होगा वो एक ही ऑब्जेक्ट, लेकिन हमें लगेगा कि वो 10-15 ऑब्जेक्ट या फिर सेम ऑब्जेक्ट 10-15 रखा गया है और अलग अलग पोजिशन पे हमें वो इमेजेस देखने को मिलेंगे। तो उसका रीजन क्या होता है, ड्यू टू रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों एक ही साथ हो रहा है। और इधर क्या होता है, ये थोड़ा एरो मार्क दे देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये बाहर चला गया, फिर ये अंदर, ये बाहर, फिर ये बाहर चला गया, ये अंदर, ये बाहर, फिर ये बाहर चला गया। तो ऐसे आपको मल्टीपल इमेजेस देखने को मिलेंगे अगर आप एक मोटा सा या फिर थिक मिरर यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ पढ़ेंगे या फिर देखता हूं ट्राई करेंगे हम कुछ न्यूमेरिकल करने की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिलेटेड, ताकि जो कॉन्सेप्ट आपका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जम कर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।